हमने स्कूल और कॉलेजेस में इस बात को हमने पढ़ा है कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी डाइवर्सिटी में है, विविधता में है। लेकिन कुछ लोग हमारी इसी ताकत को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लेना चाहते हैं। आपने अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब दक्षिण के किसी राज्य में उत्तर भारतीयों के साथ सिर्फ इसीलिए मारपीट की जाती है क्योंकि वो वहां की स्थानीय भाषा, वहां की लोकल लैंग्वेज बोल नहीं पाते। ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी भी होंगी। ताजा मामला महाराष्ट्र से सामने आया, जहां पर मुंबई की सड़कों पर एक दुकानदार को सिर्फ इसीलिए घेर लिया गया क्योंकि वो हिंदी बोल रहा था। उसके साथ मारपीट की गई और कैमरे में जब ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ, तो कई लोगों ने पूछा कि मारपीट करने वाले इन लोगों के पास कोई काम है भी या नहीं। शायद आज यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या महाराष्ट्र के इन सियासी युवाओं का काम अब यही रह गया है कि भाषा के नाम पर लात घूंसे चलाएं, और वो भी उनके साथ जो किसी दूसरे राज्य से यहां पर काम की तलाश में आए हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे मजदूर हो या दुकानदार हो, तो ऐसे भी लोग हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपना सब कुछ छोड़कर आए इन लोगों के साथ ये व्यवहार हो रहा है। यहां पर कई नेताओं ने ये सवाल भी उठाया कि इस तरीके की हरकत क्या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता किसी मशहूर शख्सियत के साथ कर सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो भाषा की लड़ाई है वो बहुत पुरानी है, लेकिन क्या इस दौर में भी लोग भाषा को लेकर लड़ेंगे, या ये विवाद राज ठाकरे और वैसे लोगों के लिए महज सुर्खियों और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मात्र है? कौन सी भाषा? कभी स्टेशन पर उत्तर भारतीयों को पीटना, कभी ऑटो चालकों से मारपीट और फिर आम राहगीरों को सिर्फ इसीलिए निशाना बनाना क्योंकि वो हिंदी बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या ये अस्मिता है या फिर एक सुनियोजित डर फैलाने की कोशिश? एक सवाल यह भी है कि अगर उत्तर भारतीय या फिर हिंदी बोलने वाले लोग अपने प्रदेश लौट गए तो क्या महाराष्ट्र और खासकर मुंबई सुनसान नहीं हो जाएगी? कोविड ने हमें यह सिखाया और दिखाया भी है कि बिना उत्तर भारतीयों के मुंबई वीरान हो गई थी। यहां तक कि देश के कई ऐसे महानगर थे जो वीरान और सुनसान नजर आए। दिल्ली में मकान मालिकों पर बड़ा संकट आ गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में लगभग 1.2 करोड़ अंतरराज्यीय प्रवासी थे। इनमें से एक बड़ा हिस्सा उत्तर भारतीय राज्यों के लोगों का था, जैसे कि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में उत्तर भारतीय प्रवासी निर्माण, खुदरा, परिवहन और साथ ही असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुंबई में टैक्सी चालक हैं, सड़क विक्रेता हैं, उसमें उत्तर भारतीयों की संख्या है, काउंटेबल है। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जो कि महाराष्ट्र की जीडीपी का लगभग 10% शेयर देता है। एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो कि 60% से ज्यादा रोजगार देता है और सर्विस सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगर उत्तर भारतीय श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा इस राज्य को छोड़ देता है तो इन क्षेत्रों में श्रम की कमी हो सकती है, जिससे परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि हो जाएगी। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में उत्तर भारतीय मजदूरों का योगदान 50 से 60% तक अनुमानित है। इनके गैर मौजूदगी में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से हॉल्ट पर आ सकते हैं। इसे आप इस तरीके से समझिए कि साल 2020 में जब कोविड-19 आया, कोविड की महामारी आई और फिर लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उस लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे उन्होंने पलायन किया। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी वो 30 से 40% तक इस पलायन की वजह से प्रभावित हुई। अब जो महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वहां पर कारखानों में उत्तर भारतीय मजदूरी करते हैं और उनकी हिस्सेदारी 40 से 50% तक हो सकती है। अगर ये पलायन कर जाते हैं तो प्रोडक्शन में कितनी कमी आएगी और सीधा सीधा इसका इंपैक्ट पड़ेगा सप्लाई चेन पर। महाराष्ट्र का जो जीएसडीपी है वो साल 2023-24 में लगभग 38 लाख करोड़ रुपए था। अब इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं उनका योगदान 25 से 30% अनुमानित है, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स की बड़ी भूमिका है। ऐसे में अगर 50% माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि लगभग 60 लाख लोग इस राज्य को छोड़ देते हैं
तो इस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी में 15 से 20% की कमी हो सकती है, जिसका जीएसडीपी पर अनुमानित नुकसान 2 से 3 लाख करोड़ रुपए सालाना हो सकता है। यानी कि महाराष्ट्र की जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि उत्तर भारत से महाराष्ट्र रोजगार की तलाश में आते हैं। लेकिन इनके साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये हमारे देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है। मराठी एक गौरवशाली भाषा है। पूज्य साने गुरुजी से लेकर गजानन दिगंबर माडगुलकर जी तक एक लंबी विरासत इसकी रही है। उन्होंने समाज को तोड़ा नहीं, बल्कि समाज को जोड़ा था। लेकिन आज कुछ छुटभैया नेता इसे डंडे की भाषा बना देना चाहते हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस हिंसा को राजनीतिक संरक्षण मिला है। मारपीट करने वाले कार्यकर्ता जश्न मनाते हैं, इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर भी डालते हैं और नेताओं की चुप्पी जैसे उनका अप्रत्यक्ष समर्थन बन जाती है। और यही राजनीति का सबसे घटिया रूप है। लेकिन भाषा के नाम पर मारपीट करने वाले ये लोग कायर हैं। ये सिर्फ उन गरीब मजदूरों को अपना निशाना बनाते हैं जो सिर्फ अपना परिवार पालने के लिए मजबूरी में महाराष्ट्र जाते हैं, जबकि इनके नेता खुद उन लोगों के साथ घूमते हैं जो कि हैं उत्तर भारत से और सार्वजनिक जीवन में हिंदी बोलते हैं। अब इस तस्वीर में आपको राज ठाकरे आमिर खान के साथ नजर आ रहे हैं। आमिर खान जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से आते हैं, आज भी हरदोई के शाहबाद में उनकी जमीन है और वो सार्वजनिक जीवन में हिंदी ही बोलते हैं। लेकिन खुद राज ठाकरे इनके साथ खुशी खुशी घूमते हैं, पिक्चर क्लिक करवाते हैं। इस तस्वीर में आपको राज ठाकरे अब अमिताभ बच्चन के साथ भी नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं और उनका पूरा परिवार हिंदी में ही बात करता है और वो सोशल मीडिया पर भी क्लिष्ट हिंदी में अपने पोस्ट करते हैं। क्या राज ठाकरे या फिर उनके किसी भी नेता की हिम्मत है कि वो अमिताभ बच्चन से ये कह सकें कि हिंदी में बात नहीं करनी, या खुद राज ठाकरे इतनी हिम्मत कर सकते हैं? अब अगली तस्वीर। इस अगली तस्वीर में सलमान खान आपको राज ठाकरे के साथ दिखाई देंगे। सलमान खान के पिता और खुद वो इंदौर में जन्मे हैं। वो इंदौर के रहने वाले हैं जो कि बाद में मुंबई जाकर सेटल हुए। आज भी इनका पूरा खानदान हिंदी में ही बात करता है। क्यों राज ठाकरे इनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो हिंदी में बात करें? अब आते हैं एक रियलिटी पर, क्योंकि सच ये है कि इन जैसे नेताओं का बस सिर्फ गरीबों के सामने चलता है। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर महाराष्ट्र में अनऑर्गेनाइज्ड रूप से काम करने वाले ये गरीब एक साथ इस राज्य को छोड़ दें, तो महाराष्ट्र उस स्थिति में आ सकता है जहां पर इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को डिसीजन लेने में कोई कंफ्यूजन है, तो वो हमारा ये विश्लेषण रिपीट मोड में देख सकते हैं। उनके सारे कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे और शायद तब वो इस तरीके की घटनाओं को अपने राज्य में होने से रोक पाएंगे।